हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। राइट। अ, क्या आप लोगों को पता है कि जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है एलिफेटिक अमाइंस का वो इंडिया में कौन सी कंपनी है। राइट। और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अमाइंस क्या होते हैं। बेसिकली अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमाइंस का जो यूज होता है वो काफ़ी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हो गया, केमिकल सेक्टर्स हो गया, राइट, मेटल्स में हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आपको इसको देखने को मिल जाएगा, रबर्स में देखने को मिल जाएगा, टेक्सटाइल में। तो यू कैन से डेट कि यार आपको अपने पूरे लाइफ लाइफ स्टाइल में या वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूसेज या प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये था बेसिकली एमाइंस के डेरिवेटिव को यूज कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में कुछ कंपनियां ही है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, राइट। और जिस कंपनी की हम बात करें, दिस इज द ओनली कंपनी टू डेवलप ए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर एमाइंस। तो मतलब इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे यूनिक टेक्नोलॉजीज है, राइट। और अगर बात करें जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसके बेसिकली 30+ प्रोडक्ट, 30+ से ज़्यादा इसके बास्केट है, मतलब प्रोडक्ट है, राइट। और इनका जो प्रेजेंस है वो तो ग्लोबली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राइट। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो बालाजी एमाइंस लिमिटेड या अल्काइल एमाइंस लिमिटेड, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, राइट। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे बालाजी एमाइंस लिमिटेड की। ठीक है। तो ये कुछ हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं इस वीडियोस के, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिक बट क्रिटिकल इंडस्ट्री विद ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे इसके एक्सपेंशन प्लान के, इस कंपनी के, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके हाई एंट्री बैरियर जिसकी वजह से जो अदर इंडस्ट्री है इस फील्ड में नहीं आ पाती, राइट। देन इसके बाद हम बात करेंगे इसके अर्ली मूवर एडवांटेज के बारे में कि आर एन डी जो ये करते हैं, आर एन डी पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस तरह इनको एक अर्ली मूवर एडवांटेज देती है। फिर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे इसके स्टॉक एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट स्क्रीन में। तो यूनिक बट क्रिटिकल इंडस्ट्री विद ग्रोथ पोटेंशियल, तो अब इसमें क्या है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये बेसिकली जो इंडस्ट्री है ना, ये एक ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है। मींस इसमें क्या होता है कि दो या तीन कंपनी मिलकर, राइट, एक डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को। ठीक है। और वहाँ पे इनके जो मेजॉरिटी डिमांड होती है वो इन्हीं दो कंपनी के द्वारा फुलफिल करी जाती है। तो इन कंपनी पे जो होता है प्राइस कंट्रोल जो होता है इन पे इतना नहीं होता है, राइट। प्राइस को इतने अच्छे से मैनिपुलेट नहीं करते, बट ये क्योंकि ये ओलिगोपोलिस्टिक कंपनी होती है तो ये काफ़ी हद तक डोमिनेट करती है। आपको इन इस सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट इन्हीं दो या तीन कंपनी के ही मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोलिस्टिक, राइट। अगर ग्लोबली प्रेजेंस की बात करें तो लगभग जो 61% है एलिफेटिक अमाइंस का, ठीक है, जो बेसिकली केमिकल्स में कंज्यूम करा जाता है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कंज्यूम करा जाता है, ठीक है, वो इसी कंपनी द्वारा बेसिकली प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है। और अगर बात करें 26% अगर एग्रो में, क्योंकि एग्रो में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, मैं पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में, इमल्सर्स वगैरह बनाने में, इमल्सिफायर्स वगैरह बनाने में, राइट। तो उसमें ये 26% जो मैन्युफैक्चर है वो यही कंपनी करती है, डेट इज बालाजी एमाइंस। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा एमाइंस मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। तो लगभग 45 से 55% का जो इनका एक्सपोर्ट है ना, ठीक है, वो यूरोपियन से आता है, यूरोप कंट्रियों से आता है, फिर यूएसए से आता है, कुछ जापान से आता है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों में ये एक्सपोर्ट करती है कंपनी। अच्छा, इन द टर्म्स ऑफ यूसेज अगर हम देखें तो एलिफेटिक एमाइंस जो होता है और उनके जो डेरिवेटिव्स होता है वो बेसिकली कई सॉल्वेंट्स में यूज करे जाते हैं। मतलब आप जितने भी सॉल्वेंट्स देखोगे ना, इसमें लगभग लगभग 50% के आसपास इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है। पेस्टिसाइड में भी इनका रहता है, राइट। एनी एनिमल्स फीड्स वगैरह जो हम देखते हैं उनमें भी इनका बहुत यूसेज होता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें मेथनॉल की इन द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका,
ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जो मेथनॉल ये जो बेसिकली इनकी जो रॉ मटेरियल है ना, इसमें एक मेजर सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेथनॉल का, क्रिटिकल रॉ मटेरियल है इनका। बेसिकली ये जो है मेथनॉल, ये इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, मिडल ईस्ट कंट्री से बेसिकली ये इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अबे सॉरी सऊदी अरेबिया हो गया, राइट। तो वहां से ये बेसिकली इंपोर्ट करती है कंपनी। तो चलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे, डेट इज इनके एक्सपेंशन प्लान के बारे में कि क्या क्या इनका एक्सपेंशन प्लान है। तो बेसिकली बालाजी एमआई जो है, इन्होंने अनाउंस करा था 2 मई 2021 में कि ये जो अपनी कैपेसिटी है इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, राइट। ये लगभग 16,500 टन का स्टार्ट करा था इन्होंने बढ़ाना इनका कैपेसिटी मई 2021 में, ठीक है। और जो इनका डाई मिथाइल कार्बोनेट है, इनका इन्होंने प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 2022 के अराउंड इन्होंने इतना कर दिया था, 5,000 टन और इन्होंने ऐड कर दिया था उसमें, राइट। तो इनको इन्होंने ये कहा था कि जो डाइमिथाइल कार्बोनेट है और जो प्रोपिलीन कार्बोनेट है, ठीक है। ये कह रहे थे कि इनका जो बेसिकली डिमांड है वो 6,000 से 8,000 टन है इन द मेन यूसेज, राइट, इन फार्मा सेक्टर का, फार्मा में और अदर एनुअल डिमांड जो है इनकी, ठीक है। तो जो बेसिकली प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, उसकी लगभग 1,70,000 से 1,80,000 है, टन में है। और जो प्रोपिलीन कार्बोनेट है उसकी 3,000 टन से लेकर 4,000 टन के आसपास है, राइट। और ये जो मेट करते हैं ना, मतलब इसको फुलफिल करते हैं, वो बेसिकली इम्पोर्ट के थ्रू करते हैं, राइट। तो डेट इज़ वाई दे आर थिंकिंग कि उनको अपना एक्सपेंड करना चाहिए, राइट। अच्छा, उससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो डाइमिथाइल कार्बोनेट है, ठीक है, और प्रोपिलीन कार्बोनेट है, इनका बेसिकली यूज जो होता है ना, वो आपको प्रोपिलीन कार्बोनेट और लिथियम बैटरीज में मिल जाएगा, राइट। और इससे ये सब तो ये तो हमें पता ही है कि अब जो लिथियम बैटरीज है और जो पॉलीकार्बोनेट बैटरी है, इनका जो अब यूज़ जब ईवी में आने वाला है, तो ये सेक्टर भी, जब ईवी का सेक्टर बूम पे जाएगा तो ये सेक्टर भी उठेगा, राइट। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस कंपनी का जो पोटेंशियल है और जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा होने वाला है, एज फार एज जब ईवी सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, राइट। उसके साथ-साथ इन्होंने अनाउंस करा था कैपेक्स का, राइट। बेसिकली मैंने बताया ना, मेथनॉल जो इनका एक काफ़ी ख़ास रॉ मटेरियल माना जाता है, दैट इज़ दे आर इम्पोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़, सऊदी अ, अरेबिया वगैरह से। तो अब ये इन्होंने अनाउंस करा है कि अब ये जो मेथनॉल है ना, ये भी ये बेसिकली ये खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगी, राइट। इन्होंने ये अनाउंस करा है, मिथाइल अमाइन प्लांट लगाएँगे ये बेसिकली। और ये कह रहे हैं कि 2023 से 24 के हाफ तक ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे बेसिकली मिथाइल माइंस का, राइट। 2 से 3 सालों में ये कह रहे हैं कि यार वो इनको स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोडक्शन को। इनको जो क्लीयरेंस है, एनवायरनमेंट क्लीयरेंस जो है वो इनको मिल गई है, सारी क्लीयरेंस इनकी हो गई है। देन दे आर एग्जीक्यूट द प्रोसेस टू प्रोडक्शन, राइट। अच्छा, ये जो बाकी इनका जो यूज़ है डाइमिथाइल कार्बोनेट का, ये आपको ना फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो देखने को मिल जाएँगे, साथ-साथ पेस्टिसाइड वगैरह में भी इसके काफ़ी यूज़ है, राइट। अ, चलो अब बात कर लेते हैं इसके हाई एंट्री बैरियर के बारे में कि ऐसा क्या है इस कंपनी में जिसके कारण इस कंपनी में जो है बहुत हाई एंट्री बैरियर है कि दूसरी कंपनी इस पे एंटर नहीं कर पाती, राइट। तो ये भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हाई एंट्री इनका बैरियर है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब जो इनका जो बेसिकली अमाइन्स बनाने का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसीजर है इनके बेसिकली जिससे ना मतलब बहुत ही कम लोग उससे मतलब कर पाते हैं उस प्रोसेस को, क्योंकि काफ़ी टफ प्रोसेस है, राइट? हाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है? बहुत एफिशिएंट बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद इसके बाद क्या है कि जो ये निश प्रोडक्ट ऑफरिंग विद हाई लीड टाइम इन द कस्टमर अप्रूवल, राइट? ये भी चीज़ है।
तो अब इनका क्या जो है कॉस्ट है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? मतलब कॉस्ट इनकी फिक्स्ड है और जो इनका टर्नओवर है वो लगभग 1.5 टू 2x टाइम में हो जाता है, ठीक है? Optimum capacity utilization is paramount to sustain probability over a long period of time. ये चीज़ है। फिर इनका R&D पे बहुत ज़्यादा बेसिकली इनका वो है, ये जो ये जो अमाइंस प्रोडक्ट है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा R&D माँगते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा रिसर्च में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है? जो अब जो नई कंपनी आएगी वो इतना नहीं कर पाएगी रिसर्च, क्योंकि इन्होंने तो कर रखी है ना। तो अब जो कंपनी आएगी उसको शुरू से रिसर्च करनी पड़ेगी, तो इनका एक हाई एंट्री बैरियर है, R&D हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो इनका इन लोगों को काफ़ी अप्रूवल लेने पड़ते हैं, राइट? क्योंकि इनके जो केमिकल्स हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है? तो इनको बेसिकली एनवायरनमेंट की तरफ से काफ़ी क्लीयरेंस लेने पड़ते हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में भी इनको मेजर एडवांटेज है। दैट इज़ देयर बेसिकली हाई एंट्री बैरियर। इसी वजह से कई कंपनी जो है इसमें एंट्री ही नहीं ले पाती है, मतलब इस तरह का काम स्टार्ट ही नहीं कर पाती है। दैट इज़ द मेन रीज़न, और इसी सब रीज़न के वजह से जो ये बेसिकली बालाजी अमाइन्स है, वो अपनी इस फ़ील्ड में एक डोमिनेटिंग नेचर्स में है, राइट? चलिए, अब बात करते हैं तो थोड़े से फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं कि यार इस कंपनी का बेसिकली ओवरऑल अ, परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा है, वो अभी हम थोड़ा-सा देखेंगे। ठीक है? अच्छा, R&D उससे पहले परफ़ॉर्मेंस से पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा-सा इनका R&D, राइट? कि R&D पे जो ये पैसा खर्च करती है, ठीक है? R&D पे जो ये पैसा खर्च करती है, वो बेसिकली उससे इनको क्या एडवांटेज है, राइट? मतलब वो इनके क्या कहते हैं अर्ली मूवर एडवांटेज में किस तरह एक बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये एक साइकिल है जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट, राइट? और ये प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले एक टेक्नोलॉजीज़ प्रोसेस को डेवलप करते हैं, ठीक है? एक प्रोसेस को डेवलप सपोज़ करो इनको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, उससे पहले एक प्रोसेस बनाएँगे, उसको डेवलप करेंगे कि क्या वो प्रोसेस होना चाहिए, राइट? फिर ये उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ेशन रहेगा इनका अगला अगला चीज़। ये जो अपने जो एफर्ट है, मतलब एफर्ट की उसको बनाने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज़ेशन होगी, ठीक है? रॉ मटेरियल कंज़म्पशन, तो इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ेशन देखते हैं। उसके बाद फिर ये बेसिकली जो इनका वैल्यू चेन होता है, ठीक है? उसको किस तरह ये बेटर कर सकते हैं इंटीग्रेशन पार्ट की, यार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू इम्प्रूव वैल्यू चेन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल सोर्सेज, ठीक है? तो वो भी एक इसका बेसिकली R&D का पार्ट है इनके, ठीक है? फिर बाद में इनको एनवायरनमेंट कॉन्शियस होना पड़ता है, मीन्स अ जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ इन्फ्लुएंट बाय द अडॉप्टिंग इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको किस तरह ये ट्रीट करेंगे, राइट? तो इस पे भी ये R&D करते हैं, राइट? फिर एफिशिएंसी पे इनको ध्यान देना पड़ता है कि जो बेसिकली और प्लांट की एफिशिएंसी है उसमें लोएस्ट कंजम्पशन रहे, ठीक है? और हाई प्रोडक्शन रहे, राइट? वो सब चीज़ें इनको देखना पड़ता है। इसके साथ-साथ इन्हें सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, ठीक है? कि जो नेचर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है वो सस्टेन रहे, तो ये सब चीज़ें इनको देखनी पड़ती है। तो बेसिकली इनका R&D जो है इस पे भी काफ़ी इनका पैसा खर्च होता है और काफ़ी टाइम कंज़्यूम रहता है। बट यही इनका एक मोवर एडवांटेज भी है और यही इनका एक एक एंट्री बैरियर भी है, राइट? तो इनको बेसिकली टाइम तो लगता है, पैसे भी लगता है, बट इनको दोहरा फ़ायदा, पहला तो कि ये एक एंट्री बैरियर भी है, दूसरा इनको एक बेसिकली एडवांटेज मिलता है, इनको एक मूवर एडवांटेज भी है इनका ये, ठीक है? अभी चल लेते हैं इनके थोड़ा फाइनेंशियल्स पे। हाँ, तो जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनका जो बेसिकली रेवेन्यू है ना, वो अगर हम बात करें 2020 से 23 पे, तो लगभग 22% से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड, राइट? इनका जो एबिटा है वो भी 20% से ग्रो कर रहा है और जो पैट है इनका वो भी लगभग 22% से ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो इनका बेसिकली प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, राइट?
और इनकी बात करें तो इनका बेसिकली एबिटा भी सही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यार इस कंपनी का जो है ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ बढ़िया है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इसी चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके रेवेन्यू पे कि यार 22 और 23 का क्या था। तो दो कितने दो 2,327 करोड़ का इनका पहले 22 में रेवेन्यू था, डेट इज 2021 में जो इनका था वो था 1,317, जो ईयर जो इनका बेसिकली 76.666% से ग्रो करा है ईयर वाइज, राइट। इसी तरह बेसिकली एबिटा है, राइट। वैसे ही इसका बेसिकली पैट है, वो वो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट पे, डेट इज 71.2662% से इनका अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मिला जुला के इसका हम देखा जाए तो कि इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस जो है इस इंडस्ट्री का काफ़ी सही है, मतलब अच्छा खासा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, ठीक है। फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बेसिकली डोमिनेट इन पे काफ़ी सारे एंट्री बैरियर भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी में, ठीक है। एट द लास्ट हम चलेंगे अपने कुछ टेक्निकल्स पे कि इस कंपनी का जो बेसिकली टेक्निकल्स है उस पर भी हम चल लेते हैं। तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पे, राइट। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस स्टॉक के बारे में हम एनालाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। अ, हम बात कर रहे हैं अब थोड़े से टेक्निकल्स एनालिसिस की कि लॉन्ग टर्म में हमें ये स्टॉक का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। हाँ, ध्यान में आपको ये रखना है, इसमें हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रख के चलना है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म में हम इसका ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे इस स्टॉक का कि किस तरह मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, ठीक है। मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम करूँगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाना चाहूँगा कि इस स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है, राइट। देखिए, ये स्टॉक ने जब से शुरू हुआ है लगभग 2007 से लेकर ये एक मल्टी बैगर स्टॉक निकला है, ठीक है। और इसने अच्छा खासा बेसिकली दिया है, एक प्रॉफिट दिया है, ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अगर हम बात करें अभी बेसिकली यहाँ पे 2021 में जब 2021 की हम बात करें तो जब कोरोना का टाइम था, राइट। तो उसमें क्या था कि ये जो सेक्टर था अपने बूम पे था, फिर उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे डाउन आने लग गया, सी देख रहे हो, कोरोना तक ऊपर गया फिर उसके बाद ये डाउन आने लग गया। फिर 2020 20 जून 2022 से लेकर ये वहां तक डाउन रहा, राइट। फिर उसके बाद ये दोबारा मूवमेंट आया, फिर अभी ये दोबारा से डाउन है, ठीक है। लेकिन अभी हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें 6 मार्च 2023 से, तो ये एक अपने कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। काफी टाइम से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर कट दिखे, सी। अगर आप यहाँ पे देखो इस स्टॉक को तो ये काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसका प्राइस इस पॉइंट पे काफी टाइम से है, ठीक है। अब जब भी ये एक होता ये है कि हमें पता नहीं होता कि ये स्टॉक जो है कि यार कब तक नीचे आएगा, कब तक नीचे आएगा, राइट। हम सोचते हैं कि यार और नीचे जाएगा, बट क्या होता है कि यार वो मतलब हमने ले लिया, हम सोचते हैं फिर वहां से ऊपर जाएगा, फिर वो थोड़ा और नीचे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है वो 20% गिर गया है, ठीक है। तो हम उसमें अगर एंट्री ले लेंगे, मतलब गिरते ही हमने 20% पे एंट्री ले ली, तो अब हमें नहीं पता ना वो स्टॉक कब जाएगा। हो सकता है वो अभी तो 20% पे आया, फिर वो 20% मतलब 10% और मान लो टूटे, फिर वो कंसोलिडेट करे, फिर वो उठे, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में सपोज करो आपको 1 डेढ़ साल लग गया, ठीक है। हाँ, वो सही बात है कि यार आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रखा है, ठीक है। तो आपका विजन है 5 साल तक, 5 6 5 10 साल तक होल्ड करने का, ठीक है। उसके बाद आपको पॉजिटिव साइंस मिलेगा, राइट। बट अगर जो शुरू के 1 डेढ़ साल है, ठीक है, 1 या 1.5 साल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका एक तरह से देखा जाए तो रुक गया ना, पैसे तो डूब गया। अगर कितना अच्छा होता कि जब वो स्टॉक जब अप उसका ट्रेंड चेंज हुआ था, जब वो अप साइड मूव कर रहा था, ठीक है, मतलब 1.5 साल बाद अगर हम एंट्री लेते, राइट, मतलब 20% टूट गया हमने एंट्री नहीं ली, फिर 10% और टूट गया तब भी हमने एंट्री नहीं ली,
जब वो 10% से मान लो 5-6 महीने बाद बढ़ने लग रहा था, जैसे ही वो बढ़ने लग रहा था, उससे हमने कुछ टाइम पहले ही एंट्री ले ली ली, महीना भर या डेढ़ महीने पहले एंट्री ली और उसके बाद ये वो बढ़ा, तो सोचो कितना मतलब हमारा टाइम भी बच गया और हमारा जो पैसा जो यहाँ पे फँसा हुआ था, वो चंक में कहीं और घूम रहा होता, राइट? वीकेंड ट्रेडिंग उससे हम ट्रेड कर सकते हैं या और कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है? वो पैसा हमारा यहाँ फँसा नहीं रहता। So that is why we are prefer technical in as well as in long term इन्वेस्टिंग, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा टेक्निकल इन्वेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से। इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वरना कई लोग कहेंगे कि यार बेसिकली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तो उसमें बेसिकली क्या ज़रूरत है टेक्निकल्स की, राइट? उसमें तो फंडामेंटल्स देख लो उससे हो जाएगा काम, ठीक है? फंडामेंटल अच्छी जगह मतलब अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली वी आर चेकिंग द फंडामेंटल्स, राइट? इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बट अगर हमें टेक्निकल्स की भी अच्छी नॉलेज हो तो हम अच्छा खासा अच्छी चीज़ें और कर सकते हैं। सी अभी इसमें क्या है ना, इसमें देख रहे हो, तो अभी हम चल लेते हैं अपने बेसिकली हो गया थोड़ा ज्ञान, अभी चल लेते हैं हमारे बेसिकली चार्ट पे। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये कितना गिर गया है, राइट? मैं यहाँ पे एक डेट रेंज बना देता हूँ। देखो ये यहाँ तक इसने हाई बनाया था, ठीक है? अब ये जो है इसने यहाँ पे ये अभी है प्राइस, तो देख रहे हो 61% ये गिर गया अपने प्राइस से। दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है? पहले तो 60% गिर गया है और काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? पहले तो यहाँ पे बाय और सेलर अच्छे मूड में थे, बट नाउ दे आर कंफ्यूज कि अब कहाँ पे ऊपर लेना है या नीचे लेना है, तो बहुत थक गए बायर एंड सेलर। तो अब इस जगह में क्या होता है ना कि अब लोगों ने ना काफी वेट कर लिया, सब लोग क्या है कि आ गए इस स्टॉक पे बाय करने के लिए और बायर्स जो है अब वो मूड में आ गए कि अब इसको ऊपर ले जाना है, मतलब बहुत कंसोलिडेट कर लिया, अब इसको ऊपर ले जाना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क पे लीजिए इसमें। इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, तो प्लीज ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पे आप तुरंत बाय कर लो, तो आपने रिसर्च करिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। मैं बस आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। पहले हमने फंडामेंटल्स एनालाइज किए इस कंपनी के, थोड़े पॉजिटिव्स देखे, इस कंपनी क्या काम करती है, राइट? ये कंपनी के एडवांटेज क्या है, मतलब मूव इस कंपनी का R&D क्या है, इनके बेसिकली एंट्री बैरियर्स क्या है, राइट? प्रोजेक्शंस क्या है, इनके फाइनेंशियल्स देखे, फंडामेंटल्स देखे काफ़ी, ठीक है? अब हम इसके टेक्निकल्स भी देख रहे हैं, ठीक है? और इन सब का कंक्लूजन ये है कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक तो है ही, और अब भी इसमें दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है? इफ़ यू वांट टू मतलब अगर आप सोच रहे कि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक सजेस्ट करो, वो क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये स्टॉक बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए कि यार ये स्टॉक भी है, ठीक है? इसी स्टॉक पे भी एक आप नज़र बना सकते हो और अपने फंडा में अपने एनालिसिस के बेसिस पे, अपने टेक्निकल्स के बेसिस पे यू कैन यू कैन यू कैन एंट्री और दी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। सो दिस इज आवर वीडियोस। तो गाइज मिलते हैं एक नई अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। आप प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है? इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे बेसिकली, ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।